बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ स्पीड। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पूरी कौम लाहौर सियालकोट मोटरवे पर होने वाले गैंग रेप इंसिडेंट को लेकर शदीद रंजो अलम का शिकार है। और इसी असना में जो CCPO लाहौर है उमर शेख साहब, उन्होंने पूरी कौम को एक कहानी सुनाई। सबसे पहले आपको वो कहानी सुनाते हैं क्या है जो CCPO साहब ने सुनाई, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। CCPO साहब एक कहानी सुना रहे थे पूरी कौम को, जबकि कहानी असल ये नहीं है। कहानी ये नहीं है कि GT रोड का रूट क्यों नहीं लिया और पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया। कहानी ये है CCPO साहब कि DHA फेज़ 6 से तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पे ये जगह है जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ। और कहानी ये है कि सिर्फ 15 मिनट की मुसाफत के बावजूद आपकी पंजाब पुलिस, मोटरवे पुलिस और रिंग रोड पुलिस वहाँ पर वक्त पर पहुँचने में बिल्कुल नाकाम रहे। अगर वो वक्त पर पहुँच जाते तो इंसिडेंट नहीं हो सकता था, इस औरत का रेप नहीं हो सकता था, उन बच्चों को ट्रॉमा में नहीं जाने से वो बच सकते थे। कहानी ये है कि आपकी पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची। लाहौर के अंदर ये आता है, ये जो हम कह रहे हैं ना लाहौर सियालकोट मोटरवे इंसिडेंट, ये कोई मोटरवे पे बहुत आगे जाके इंसिडेंट नहीं हुआ। ये लाहौर रिंग रोड से उतरते साथ विद इन 5 मिनट्स जगह आ जाती है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। और ये लाहौर का थाना गुज्जरपुरा है और लाहौर के CCPO आप हैं उमर शेख साहब, और लाहौर आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो कहानी ये है कि पंजाब पुलिस को वहां पर पहुंचना चाहिए था। आपने ये कहानी सुनाते हुए खुद कहा कि 12:30 बजे वो औरत डिफेंस फेज 6 से निकली है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर 12:30 बजे वो डिफेंस फेज 6 से निकली है तो फिर FIR में क्यों लिखा हुआ है कि 3 बजे तक वो औरत वहां पर खड़ी थी और 4 बजे पुलिस को पता चला। ये जो वैक्यूम है 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, कहानी ये है कि ये इतना बड़ा वैक्यूम क्यों आया। पुलिस अगर प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करती तो वहां पर इस प्रॉब्लम से वो औरत बच सकती थी। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी मैं आपसे अर्ज करूं कि थोड़ी देर पहले सरदार शहजाद नामी एक बंदा जो कि इस मुकदमे का मुद्दई बना था, पुलिस ने ये लिखा कि ये उस खातून का रिश्तेदार है। अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग चल रही थी हमारे टेलीविजन, हमारे चैनल समा पे, जिसमें ये बताया गया कि उस बंदे ने कह दिया कि मेरा तो उस औरत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं इसका रिश्तेदार ही नहीं हूँ, मैं तो राहगीर हूँ और पुलिस ने पता नहीं क्यों मुझे मुद्दई बना दिया है। तो पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। कहानी ये है कि पुलिस जो है वो इट टुक द इंटायर केस फॉर ग्रांटेड, क्योंकि पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि ये केस इस तरह से मीडिया पर चला जाएगा और पूरी कौम की आवाज बन जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी गोंगलों से मट्टी झाड़ो। ये कहानी है। मजीद CCPO साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की, मैं तो कहूँगा, मुझे तो लगा कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे आदमी है। फ्रांस की मिसाल दी, ये भी सुना। मैं तो हैरान हूँ कि पूरा मीडिया क्यों CCPO लाहौर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमानदार अफसर है, इसने तो कोई मुनाफिकाना बात ही नहीं की है। इन्होंने तो साफ बता दिया आप लोगों को कि फ्रांस में भाईजान रूल ऑफ लॉ है, फ्रांस में रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, फ्रांस में इखलाकी इकदार है। इस वजह से वहां पर कोई भी औरत रात गए मोटरवे पर सफर कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ना तो इखलाकी कदरें हैं, ना रिट ऑफ द गवर्नमेंट है जो इन्हीं का काम है एनफोर्स करना, और ना ही रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती जो इन्हीं का काम है, इंतजामिया का रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना। इस वजह से किसी भी औरत को मोटरवे पर रात गए सफर नहीं करना चाहिए। तो कितना ईमानदारी से इन्होंने ये बता दिया, कितनी ईमानदारी से बता दी है। वो औरत जो है वो तो फ्रांस के माइंडसेट में थी कि अगर मेरे साथ बच्चे हैं, मेरी गाड़ी वहां पर खराब हो गई है, मैं रुक गई हूं, मैंने इशारे चला दिए हैं गाड़ी के, तो हो सकता है लोग आके मेरी मदद करें। देखो अकेली खातून है, बच्चे इसके साथ है, उसे क्या पता था ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जिस इलाके में उसकी गाड़ी रोकी है वहां पर पंजाब पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन है। और उस पंजाब पुलिस को लाहौर में हेड कर रहे हैं CCPO लाहौर उमर शेख, और वो फ्रांस से मुख्तलिफ है सूरत हाल। तो ये तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बता दिया। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, असद उमर साहब ने क्या कहा, ये भी सुनो। असद उमर साहब कह रहे थे कि स्टेटमेंट गैर ज़रूरी था लेकिन गैर कानूनी नहीं था और CCPO के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि उन्होंने कोई कानून शिकनी तो की नहीं है। स्टेटमेंट देने पे आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। गुजारिश ये है बड़े एहतराम के साथ असद उमर साहब, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो आपको मईशत का रस्तू समझते हैं और आप हैं, हम तो मानते हैं, हम तो कहते हैं आप पोस्टर बॉय हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसी वजह से इमरान खान साहब ने आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया आते साथ ही। बाद में जो कुछ हुआ आई डोंट गेट इनटू दैट, लेकिन मईशत का आपको बहुत पता है। लेकिन कानून के ऊपर प्लीज आप अथॉरिटी ना बने अगर आपको नहीं पता। मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं असद उमर साहब कि अगर ये CCPO लाहौर ना होता, अगर ये DIG AIG लेवल का अफसर ना होता, अगर ये कोई SHO होता
अगर ये कोई एसआई होता, अगर ये कोई डीएसपी होता, तो अभी तक ये सस्पेंड हो चुका होता, 100% सस्पेंड हो चुका होता। और अगर आप चाहें तो 155C पुलिस ऑर्डर 2002 पढ़ लें, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी पढ़ लें, आप एक्शन हो सकता है। अगर एक पब्लिक ऑफिसर, एक पुलिस वाला जिसका काम कानून को नाफिज करना है, वो खुद मीडिया पे आके पूरी कौम को बता रहा है जी यहां पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट है ही नहीं, यहां पे रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, जो कि उसका काम है एनफोर्स करना। दिस इज अनबिकमिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। इसके ऊपर मिसकॉन्डक्ट की इंक्वायरी हो सकती है, बंदा सस्पेंड होता है, और डीएसपी एसएचओ लेवल के लोग होते हैं इस तरह की बातों पे सस्पेंड। लेकिन ये सीसीपीओ लाहौर है, और परहैप्स इमरान खान साहब की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है जो हम मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, तो इस वजह से शायद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती। मजीद आगे बढ़ते हैं, वफाकी हुकूमत से शहजाद अकबर साहब ने सीसीपीओ साहब को कैसे डिफेंड किया भी देखिए। कुछ देर से एक खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई जो सीसीपीओ साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर थी। वो भी मैं समझता हूँ मेरी इनसे बात भी हुई है, ये खुद भी एक्सप्लेन बता देंगे कि इनका मकसद क्या था। ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस तरह से कोई अनसेफ मुआशरा है जहाँ पे किसी को भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी वक्त घर से निकलने में कोई मसला हो। ये खामखा की कंट्रोवर्सी है, मतलब कि सीसीपीओ साहब ने तो एक बात कर दी तो कर दी, अब बिला वजह इसको मीडिया ने कंट्रोवर्सी बना दिया है। ये विक्टिम ब्लेमिंग तो कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है कि जी आप यहाँ पर जो पेट्रियार्कल सिस्टम है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप देखते हैं कि आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं और उसके बाद उन लोगों को इंसाफ भी नहीं मिलता, और एम ही खामखा की कंट्रोवर्सी बन गई है। सीसीपीओ साहब ने तो बड़ी मुनासिब बात की। ये शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं सीसीपीओ लाहौर को डिफेंड कर रहे हैं। इमेजिन, और क्यों कर रहे हैं आप तो हैं जी अकाउंटेबिलिटी का कलमदान आपके पास है, यू आर द स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी, व्हाई आर यू डिफेंडिंग सीसीपीओ लाहौर? किस हैसियत में कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब? मुझे तो नहीं समझ आया कि आपको ज़रूरत क्या थी सीसीपीओ साहब के स्टेटमेंट को डिफेंड करने की। आखिरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। राजा बिशारत साहब आज जाए वकूआ पर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक की, और वो जो कि कमेटी को हेड करें लॉ मिनिस्टर के तौर पर पंजाब के, होम मिनिस्टर के तौर पर पंजाब के, वहाँ जाकर उन्होंने क्या कहा सुनी। जैसा कि आपको मालूम है कि कल इसी रिंग रोड पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ, और उसके बाद कल से हमारी तमाम तफ्तीशी टीमें जो हैं वो मसरूफ़ अमल हैं, तफ्तीश कर रही हैं। आज तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब राजा बिशारत साहब वहाँ पर गए जाए वकूआ पे और मीडिया से बात की आज जुम्मे को, और उन्होंने कहा कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कल रिंग रोड के ऊपर ये वाक़या हुआ। कल रिंग रोड के ऊपर ये वाक़या हुआ राजा बिशारत साहब। एक तरफ तो सीसीपीओ लाहौर कहते हैं 20 टीमें बना दी हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब हमें कहते हैं कि फिक्र ना करें, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, तीसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हमने पूरे अपने घोड़े दौड़ा दिए और मुल्ज़िमान को पकड़ेंगे, और आप कह रहे हैं कि कल ये वाक़या हुआ। ये वाक़या तकरीबन 3 दिन पहले हुआ है राजा बिशारत साहब। ये मंगल की रात और बुध की सुबह 3 बजे अकॉर्डिंग टू FIR हुआ है। सीसीपीओ साहब के मुताबिक ये 1:15 बजे हुआ है, और FIR के मुताबिक 3 बजे सुबह, बुध की सुबह और मंगल की रात हुआ है, और आप कह रहे हैं कि कल ये वाक़या हुआ है। This is how much you're cognizant of the facts of the case before talking to the media. The Law Minister of Punjab, राजा बिशारत साहब, तकरीबन 62 घंटे गुजर गए हैं, 2.5 दिन से ज़्यादा हो गया, तीसरे दिन में ये शामिल हो गया, और आप कह रहे हैं कि कल ये वाक़या हुआ। तो अपने फैक्ट्स दुरुस्त कर लें, आपने मुल्ज़िमान को पकड़ना है, मेहरबानी फरमाएं। मैं अभी एक ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं ना कि मीडिया दूसरे इशू में पड़ गया, गवर्नमेंट कह रही है सीसीपीओ लाहौर की स्टेटमेंट को लेके। मैं वहाँ पर गया हूँ, मैंने आज दिन वहाँ पर गुजारा और मैंने एक चंक रिकॉर्ड किया जो आप ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, और उस चंक में हम इस्टेब्लिश करेंगे बिफोर यू कि पंजाब पुलिस की गफलत किस तरह से है, मोटरवे पुलिस की गफलत किस तरह से है, और रिंग रोड पुलिस की गफलत किस तरह से है। अगर प्रॉम्प्टली एक्ट होता इन तीनों में से किसी एक की तरफ से, क्योंकि 15 मिनट के फासले पर वो जगह है, DHA फेज 6 से प्रॉम्प्टली एक्ट होता किसी एक सरकारी महकमे की तरफ से, तो एक औरत को उसके 3 बच्चों के सामने रेप होने से बचाया जा सकता था। ये आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि सीसीपीओ के स्टेटमेंट को छोड़ें, परफॉर्मेंस को देखें, और परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए कि मुलजमान गिरफ्तार हो जाएं और हो जाएंगे जल्दी। परफॉर्मेंस पे ही बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट को अभी छोड़ देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो हिस्सा आज के प्रोग्राम का जो मैंने जाए वकूआ पे जाके रिकॉर्ड किया है, और ये अब इस्टेब्लिश करेगा आपके सामने कि पंजाब पुलिस की, रिंग रोड पुलिस की और मोटरवे पुलिस की कितनी मुजरिमाना गफलत थी। ये मोटरवे इंसिडेंट जो बार बार हम कह रहे हैं, ये कोई मोटरवे पे बहुत आगे जाके बहुत कोई वीराने में इंसिडेंट नहीं हुआ। ये डिफेंस से 15 मिनट के फासले पर इंसिडेंट हुआ है और रिंग रोड से तकरीबन 5 मिनट के फासले पर इंसिडेंट हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, इस वक्त मैं लाहौर की रिंग रोड पर खड़ा हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वक्त दोपहर के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और आसपास की मसाजिद से लाउड स्पीकर से इस वक्त मुझे जुमे के खुतबे की आवाज़ आ रही है। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ पर बेशुमार मसाजिद हैं जो मुल्क मुसलमानों के लिए बना ताकि मुसलमान आज़ादी से यहाँ पर रह सकें, उनकी जान माल इज़्ज़त महफूज हो। बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और जुमे के वक्त मसाजिद से मैं जुमे के खुतबे की आवाज़ सुन रहा हूँ और एट द सेम टाइम मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ एक ऐसे वाक़े की जो कि उस नज़रिए की नफ़ी करता है जिस नज़रिए की बुनियाद पे मुल्क बना था। आप देखिए कि पीछे मेरे रिंग रोड है लाहौर की, और फेज़ 6 जहाँ से बताया जाता है कि एक खातून उस बदकिस्मत रात निकली थी गुजरावाला जाने के लिए, वो यहाँ से हार्डली 10 मिनट की ड्राइव पर है। तो अगर 12:30 बजे वो वहाँ से निकली थी तो 12:40 पर वो तकरीबन यहाँ पर पहुँच गई होंगी। ये रिंग रोड है जी, और ये अब रास्ता जो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये रास्ता जा रहा है लाहौर सियालकोट मोटरवे की तरफ, और मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँगा कि यहाँ से कितने फासले पर ये वकूआ हुआ है और कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। और वो एरिया जिसको कहा जाता है कि ना तो वो मोटरवे पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन में था और ना ही रिंग रोड पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन में था, वो आखिर यहाँ से था कितना दूर। और अगर मोटरवे पुलिस या रिंग रोड की पुलिस जो है फौरी तौर पर अमल करना चाहती, एक्ट करना चाहती, तो कितनी देर में वहाँ पे पहुँच सकती थी, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये इस साइड पे आप देखें, लेफ्ट साइड पे ये आबादी है बहुत बड़ी, बेशुमार घर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और वकूए की जगह हार्डली यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है। यानी कि जहाँ से वो खातून निकली वो यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है और वकूए की जगह यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है। यानी कि कुल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया होगा वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। एक तो ये जगह, और अब आगे चलते हैं, आपको दिखा देंगे यहाँ से कितने फासले पर वो जगह। आइए मेरे साथ। इस वक्त मेरी गाड़ी बड़ी मुनासिब सी स्पीड पर जा रही है, तकरीबन 50 की स्पीड पे, और मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कितनी देर में वो स्पॉट आ जाता है। यानी कि अगर वो खातून 12:30 बजे DHA फेज़ 6 से निकली हैं गुजरांवाला के लिए और 20 मिनट में वहाँ पर पहुँची हैं और उनकी गाड़ी वहाँ पर रुक गई है पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से, तो यानी कि 1 बजने में 10 मिनट पर वो वहाँ पर मौजूद थी। और पुलिस जो पहुंची है वो पहुंची है तकरीबन कोई 4 बजे के बाद, जो FIR मैंने पढ़ी है। तो ये जो 3 घंटे का टाइम पीरियड है, ये बहुत बड़ा एक वैक्यूम है जिसमें अगर पुलिस फौरी तौर पर एक्ट करती तो इस वाक़ये को रोका जा सकता था और उन बच्चों को, बेचारों को इस ट्रॉमा से बचाया जा सकता था, उस खातून की इज्जत बचाई जा सकती थी। तो देखिए सामने टूल प्लाजा आ गया। रिंग रोड से जब आप उतरते हैं तो हार्डली 2 मिनट लगे मुझे, मैं यहाँ पर पहुँच गया, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी लिखा हुआ है, लाहौर ईस्टर्न बाईपास टोल प्लाजा। यहाँ पर आप 30 रुपये देते हैं टोल टैक्स, और उसके बाद आप इस रोड पर चढ़ते हैं जिस रोड पर ये वकूआ हुआ है। तो अगर 30 रुपये टोल टैक्स हुकूमत लेना नहीं भूलती है तो हुकूमत इस रोड पर सफ़र करने वालों की सिक्योरिटी का ख्याल करना कैसे भूल जाती है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पे आप 30 रुपये ले रहे हैं, 30 रुपये लिए ना जी? जी सर। यहाँ पर आप 30 रुपये ले रहे हैं कि जी आप सड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सड़क पे ये कैसे हुआ कि ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, ना तो मोटरवे पुलिस की और ना रिंग रोड पुलिस की, और यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर के फासले पर वो खातून पहुंची है तो उनकी गाड़ी बंद हो गई है और उसके बाद उनके साथ वो वकूआ हो जाता है। ये कितनी देर लगी है? फेज़ 6 से, डिफेंस से, लाहौर डिफेंस से 15 से 20 मिनट में आप यहाँ पर पहुंचते हैं, और टोल प्लाजा से हार्डली 3 मिनट में, 4 मिनट में, 2 मिनट में आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर, जहां पर मैं भी आपको वहां पर लेकर चल रहा हूँ। देखिए ये मैं आपको बताता चलूं कि जब से मैं गाड़ी में बैठा हूँ हमने कैमरा को कट नहीं किया, यानी कि जितना टाइम
उस स्पॉट पर जाने के लिए लगता है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि जी इतने टाइम में वो गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई थी। लेफ़्ट साइड पर आप देखें कि लेफ़्ट साइड पर अब जंगल आ जाता है और थोड़ी देर पहले एक आबादी गुजरी है, उसके बाद ये जंगल है। उसके बाद राइट साइड पे आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में कि वहाँ पे बहुत बड़ी एक आबादी है और उस आबादी का नाम भी पूछते हैं और कोशिश करेंगे वहाँ पे जाके कुछ लोगों से भी बात करें। अगर किसी को इस वक़्त के हवाले से कोई जानकारी है या किसी ने देखा या किसी को पता ही नहीं चला या 3 घंटे वो खातून बच्चों के साथ यहाँ पर खड़ी रही हैं और कोई उनकी मदद को नहीं आया और इसी असना में डकैत आ जाते हैं और उनको लूटते हैं और उसके बाद उनसे ज़्यादती करते हैं और किसी को पता ही नहीं चला। वो देखिए सामने DSNGs खड़ी हैं, ये वो आ गई है जगह जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है। ये एग्जैक्टली वो स्पॉट है व्यूअर्स जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ है। अब आप टाइम देखिए, टाइम ड्यूरेशन देखिए कि कितने टाइम में मैं यहाँ पर पहुँच गया। व्यूअर्स ये एग्जैक्टली उस जगह पर, उस स्पॉट पर हम आ गए हैं जिस स्पॉट पर ये वक़ूआ हुआ था और आप देखिए कि हार्डली मुझे 5 मिनट लगे। मैं आपसे कह रहा था कि 10 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन 10 मिनट तो दूर की बात है, 5 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच गए और मेरी गाड़ी कोई 100-120 की रफ्तार पे सफ़र नहीं कर रही थी। पहले 50 की रफ्तार पर हम आए, उसके बाद 60-70 की रफ्तार तक हम गए होंगे और टोल प्लाजे से या रिंग रोड से हम बाद में हार्डली 5 मिनट में इस जगह पर पहुँच गए हैं। यानी कि 5 मिनट दूर है ये जगह टोल प्लाजे से रिंग रोड के, जो कि आपको मैंने दिखाई। अब ये जो स्पॉट है, जो FIR मैंने पढ़ी है, और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो विक्टिम की प्राइवेसी है उसको हम 110% रिस्पेक्ट करेंगे, उसका ख्याल करेंगे। वी विल नॉट टेक द नेम्स, विक्टिम का नाम नहीं लेंगे, मुद्दई का नाम नहीं लेंगे, दीगर ऐसी डिटेल्स जिससे विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जा सके। मैं ऐसी आई विल बी वेरी केयरफुल, कोई ऐसी बात हम नहीं करेंगे, उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक खातून रात को 12:30 बजे निकलती है और थोड़े फासले पर यहाँ पर आकर डिफेंस से उनके साथ ये वारदात होती है। क्यों होती है और जिन्होंने ऐसी वारदातों को रोकना है वो क्या कर रहे हैं और ये वारदात कैसे हुई है और कि पुलिस पहुँच ही नहीं सकी यहाँ पर, इतना वक्त गुजर गया और पुलिस पहुँच नहीं सकी। इस पर हम बात करेंगे। जो मैंने FIR पढ़ी है मैं आपको बताता हूँ, उसमें लिखा हुआ है वो इन खातून के रिश्तेदार की तरफ से है और वो ये कहते हैं कि FIR में लिखा हुआ है कि 3 बजे के करीब मुझे खातून ने कॉल की है कि मेरी गाड़ी यहाँ पर रुक गई है, पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो मैंने उन्हें कहा है कि आप 130 पर हेल्पलाइन पर कॉल करें और मैं भी गुजरावाला से आ रहा हूँ। और वो मुद्दई ये कहता है जी कि मैं 4 बजे, सुबह के 4 बजे यहाँ पर पहुँच गया था और मैंने फिर गाड़ी देखी है, वो इस जगह पर मुकाम पर गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और शीशे पर खून के निशान थे और वो खातून और उनके बच्चे गायब थे गाड़ी में से। मुद्दई ये कहता है FIR में कि मैंने वो खातून को ढूंढने की कोशिश की है तो ये मोटरवे और जंगल के दरमियान एक कच्ची सड़क थी, वहाँ पर वो खातून जो है खड़ी थी, बैठी हुई थी जिस भी हालत में थी और वहाँ से वो आती हुई फिर मुझे नज़र आई हैं। अब वो कौन सा कच्चा रास्ता है, वो ये रास्ता है जी, ये मोटरवे के बिल्कुल साथ आप देखिए नीचे, और ये काफ़ी हाइट है, इससे आप नीचे उतरेंगे तो फिर वो कच्चा रास्ता है, वो पगडंडी सी और उसके पीछे जंगल है। उन बच्चों को, उस खातून को गाड़ी से निकाला गया और यहाँ से नीचे ले जाया गया और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ख़ातून से ज़्यादती की गई। अब वहाँ तक ले जाना भी कोई आसान काम नहीं है, ये मैं आपको जाके दिखाता हूँ बल्कि, और हम उधर चलते हैं कि ये काफ़ी स्टीप है, ये स्लोप है और कोई खातून यहाँ से कैसे गई होगी, कैसे उनको लेकर गए होंगे, बच्चे बेचारे कैसे गए होंगे, और वो जंगल है पीछे। और वो मुद्दई ये कहता है कि जी उस जगह से वो खातून जो है वो बरामद हुई हैं। तो मैं चलता हूँ वहाँ पे। कैमरामैन साहब अगर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो आ जाएं। और ये देखें बहुत स्टीप है, यहाँ पर जाना कोई नीचे आसान नहीं है। नीचे पहुंच गया हूँ जी, मैं मोटरवे से नीचे उतरा हूँ उस कच्ची पगडंडी पर जहाँ पर बकौल मुद्दई वो खातून पाई गई बच्चों समेत ज़ख्मी हालत में, एंड दे वर इन अ ट्रॉमा। और यहाँ से फिर उनको वो रेस्क्यू करके वापस ऊपर लेकर गए और वहाँ से फिर बाद में पुलिस पहुँची है। और उसके बाद मैंने सुना है CCPO साहब का एक और बयान, वो कहते हैं कि देखें वी वर सो नाइस टू द वुमेन
कि हमने उसे ये नहीं कहा बीबी हुन तू साडे नाल इस थाने जा ते उस थाने जा ते जाके सानू बयान दे। हम तो सीधा उनको वहाँ से ले गए हॉस्पिटल और उसके बाद उन्हें उनके घर भेज दिए। मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, मेहरबानी है CCPO साहब की, थैंक यू वेरी मच। एक औरत जिसको प्रोटेक्शन देना आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपकी पुलिस की ज़िम्मेदारी थी, हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, वो वहाँ पे थोड़े से फासले पर रिंग रोड से उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसके साथ डकैती होती है और उसका रेप होता है उसके बच्चों के सामने, और उसके बाद आपकी पुलिस पहुँचती नहीं है वहाँ पर। जिन्होंने ज्यूरिसडिक्शन इस्टेब्लिश करनी थी कि यहाँ पे किसकी ज्यूरिसडिक्शन होगी, उनकी मुजरिमाना गफलत है कि ज्यूरिसडिक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो, कोई है ही नहीं देखने वाला। ये जगह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं आती है, ये पाकिस्तान से बाहर है। 30 रुपए आप ले रहे हैं टोल टैक्स, उसके बाद यहाँ पे आप भेज देते हैं अपने शहरियों को कि जाओ लुट जाओ, रेप हो जाओ, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी जब वो खातून बरामद हुई है हमने यहाँ से देखे, हमने उसे नहीं कहा बीबी, एग्जैक्टली यही वर्ड्स व्यूअर्स, कि हमने उसे ये नहीं कहा बीबी तू साडे नाल फलाने थाने चलते, फलाने थाने चलते, स्टेटमेंट दे, हम तो बड़ी इज्जत से उसको हॉस्पिटल ले गए। ये माइंड सेट है पुलिस का। ये कच्ची सड़क आप देखें और ये लेफ्ट साइड पे सारा जंगल है। कच्चे रास्ते से अब जंगल के अंदर मैं जा रहा हूँ और मुबैना तौर पर वो जगह जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ है उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। और पुलिस ने जिस जगह को आइडेंटिफाई किया है कि ये वो ज़्यादती की जगह है जहाँ पे बच्चों के सामने उनकी माँ को रेप किया गया, वो सामने मोटरवे, नीचे इतनी हाइट से नीचे उतारा, वो कच्चा रास्ता, और ये अब जंगल के अंदर। बकौल पुलिस के इस रास्ते से खातून ने बताया कि उनको ले जाया गया और फिर उन्होंने खुद स्पॉट आइडेंटिफाई किया, और जिस जगह को आइडेंटिफाई किया पुलिस ने एज द प्लेस ऑफ अकरेंस यानी कि जाए वकूआ के तौर पे, उस जगह पे आप देखिए कि घास जो है उसकी क्या सूरत हाल है, वो मसला हुआ, यानी कि पता लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पर कोई वकूआ हुआ है। आप सर्च करोगे जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं इस वक्त मीडिया पे, किस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में तवातर के साथ क्यों हो रहे हैं और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी क्यों हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या वजह है, कानून की बालादस्ती का मसला है या पब्लिक हैंगिंग्स नहीं होती हैं, सरेआम फांसियाँ नहीं होती हैं। पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल है सरेआम फांसियाँ दें तो वाक़यात रुक जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे कि कौन सा नुक्ता नज़र जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको पंजाब पुलिस का अल्टीमेट फेलियर दिखा रहा हूँ। पंजाब पुलिस जिसकी ज़िम्मेदारी है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने की, मोटरवे पुलिस जो यहाँ से चंद मिनटों के फासले पर है, और रिंग रोड की पुलिस जो यहाँ से चंद मिनटों के फासले पर है, मैं उनका फेलियर दिखा रहा हूँ कि घंटों के हिसाब से एक अकेली खातून अपने मासूम बच्चों के साथ इस जगह पर स्टक होती है और तब तक वहाँ पे पुलिस नहीं पहुँचती है जब तक कि उस खातून का रेप नहीं हो जाता उसके बच्चों के सामने, जब तक उसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाता, जब तक नजरिया पाकिस्तान पर हमला नहीं हो जाता, नजरिया पाकिस्तान की आज़ादी से इज्जत से रहेंगे इस मुल्क में, इसीलिए मुल्क बना है, उस पर हमला नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे पुलिस नहीं पहुँचती। वापस ऊपर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मोटरवे की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है, जो मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि पॉसिबली क्रिमिनल्स का ताल्लुक आसपास के इलाके से ही हो सकता है। तो वहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं और वो बिल्कुल साथ है मोटरवे के। आइए आपको दिखाता हूँ। वो पीछे आप देखिए, ये जो पुलिस का डाला बार है, इसके पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो यहाँ से तकरीबन 200-250 फुट का फासला है। दिखाइएगा ज़रा, जूम इन कीजिएगा कैमरामैन साहब। 200-250 फुट वो एग्जैक्टली स्पॉट है जहाँ पे खातून की गाड़ी रुकी थी। वहाँ से शीशा तोड़ के उनको निकाला गया और वहाँ से घसीटते हुए 200-250 फुट का फासला कवर किया गया बच्चों समेत। और उसके बाद इतना लंबा डिस्टेंस जो है, मतलब कि अंधेर नगरी है ना, अंधेर नगरी है, 200-250 फुट का फासला वहाँ से इधर लाया गया खींच के। जाहिर बात है उन्होंने रेजिस्ट किया होगा, खातून ने, वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी। ये सामने आबादी है, ये देखें, ये आबादी बिल्कुल सामने आबादी है, हज़ारों की तादाद में घर हैं इस आबादी में। और उसके बाद यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर उनको नीचे ले जाया गया और उसके बाद जंगल के अंदर ले गया। अब वो आबादी यहाँ से कितने फासले पे वो भी आपको दिखा देते हैं। आइए मेरे साथ चलें। ये मैंने सड़क क्रॉस की है जी,
और अब आप देखिए कि ये कितनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, पक्के मकान हैं, घरों पर पानी की टैंकियाँ भी आप देख सकते हैं, नीली दिखाइएगा जी, टैंकियाँ दिखाएं। वो मस्जिद का मीनार है यहाँ से काफ़ी दूर, और ये हज़ारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में तो घर हैं और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं उनका ताल्लुक़ यहाँ से हो। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो इलाका है ये लाहौर के सियासतदान है शेख रोहील असगर साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, उनके हलके में आता है। ये जो मैं आपको दूसरी तरफ आबादी दिखा रहा हूँ ये करौल घाटी है और ये शेख रोहील असगर का हलका है, MNA साहब का हलका। और उन्हें ये मालूम होना चाहिए था उनके हलके से एक रोड गुजर रही है और उस रोड पर कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है, जुरिस्डिक्शन का तयन ही नहीं हो सका। MNA साहब को ये इशू उठाना चाहिए था विद द गवर्नमेंट, लेकिन अपना कोई ज़ाती इशू होगा तो वो ज़रूर उठाएंगे, आई एम श्योर, लेकिन पब्लिक वेलफेयर का कोई इशू है वो नहीं उठाते, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़ाती तौर पर उनकी कोई चीज़ स्टेक पर नहीं लगी होती। तो कोशिश करेंगे शेख रोहील असगर से भी बात करें और IG पंजाब से बात करें या CCPO लाहौर से बात करें जो अजीबोगरीब किस्म के बयान दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत, और इनका ताल्लुक़ आसपास के इलाके से। आप इधर ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली? हाँ, ये मेरी फैक्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर जी, मैं बात ये कर रहा हूँ, हम इसका टूल प्लाजा देते हैं, जब कोई इशू होता है हम बात करते हैं, कहते हैं जी हमारे हैंड ओवर में नहीं है, कोई महकमा इसको ये नहीं जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये मसला आपके साथ मोटरवे के ऊपर हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे हैंड ओवर ही नहीं हुआ। पुलिस को पूछ ले, वो कहती है हमारा रिंग रोड है, मोटरवे पे हो जाए। आप रोजाना यहाँ से ट्रैवल करते हैं? बिल्कुल, मैं रोजाना सर। और ये जगह महफूज नहीं है? बिल्कुल कोई महफूज नहीं है, ये मेरी कंपनी है, मैं टैक्स देता हूँ, ठीक, कोई तफज नहीं है। हालांकि हुकूमत ये कहती है जो टैक्स पेयर होगा उसको तफज दिया जाएगा। जी खान साहब, आप कहते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते हैं। यहाँ पे एक बंदा है, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर मेरी जेब में 1000 रुपया तो उसका मैंने टैक्स दिया हुआ था, तब मैंने अपनी जेब में डाला है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से मुखातिब हूँ। ये इन्होंने अपना कार्ड दे दिया मुझे जी, इंटरनेशनल मीट एक्सपोर्टर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये आदमी कह रहा है कि मैं टैक्स पेयर हूँ। अमेरिका में लोग बड़े धड़ल्ले से कहते हैं आई एम अ टैक्स पेयर, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मुझे सहूलियात फराम करे। तो ये बंदा भी यहाँ पे कह रहा है कि आई एम अ टैक्स पेयर, मैं टैक्स पे करता हूँ, लेकिन मुझे फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, पैसे की नहीं सिक्योरिटी दी जा रही। हम अपनी जान से खेल कर यहाँ से सफर करते हैं। मेरी फैक्ट्री है मरीज के, यहाँ से ये उतरता है रिंग रोड उधर है, और मैं इधर से दिन में 2-3 मरतबा गुजरता हूँ, ठीक है। बैंक में मेरे काम होते हैं, यानी कि कोई, मैं डर डर के जैसे सफ़र करता हूँ। रात को अगर आप सफ़र करें, नंबर प्लेट नहीं होगी गाड़ियों की जो इधर सफ़र करती हैं, नंबर प्लेट नहीं होती, ना मोटरसाइकिल की होती है ना गाड़ियों की होती है। टूल प्लाजा पे बात कर ले, वो कहते हैं हमारे हैंड ओवर नहीं है। तो लोकल पुलिस की तो फिर भी जुरिस्डिक्शन है ना, जो थाना लगता है। वो मोटरवे, हम उधर नहीं जा सकते, हम कार्रवाई नहीं कर सकते उधर अंदर। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैंने आपको अपना कार्ड दिया है, मैंने जितना नुकसान इस रोड पे उठाया किसी ने भी नहीं उठाया। नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया उस खातून का, ये तो उसके बच्चों का नुकसान हो गया ना। बहरहाल आपने सुन ली। बहुत डेंजरस रोड है, अगर नहीं सामने सकते इसको बंद कर दो, हम GT रोड से सफर कर लेंगे। क्या फायदा इस मुल्क में ये रोड बनाने का, अगर आप तफज नहीं दे सकते हो तो चले जाओ, घर जाओ। आपने सुन ली इनकी बातें। ये सारी सूरत हाल आपने देखी व्यूअर्स, और अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ सोशल राइट्स एक्टिविस्ट नायाब गौहर जान होंगी और पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। सोशल राइट्स एक्टिविस्ट नायाब गौहर जान हमारे साथ हैं, और फयाजुल हसन चौहान साहब से हमारी कमिटमेंट है, लेकिन अभी उनका नंबर बिजी जा रहा है। आई होप कि फयाजुल हसन चौहान साहब फ़ोन हमारा अटेंड करें, और उनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं और अच्छे माहौल में पूछना चाहते हैं। तो चौहान साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ फ़ोन ज़रूर अटेंड कीजिएगा। नायाब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, मुझे फरमाइएगा कि एक ख़ातून की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक सोशल राइट्स एक्टिविस्ट की हैसियत से जो वाक़या हुआ उसके हवाले से क्या कहेंगी, और दूसरा फिर वाक़े के बाद जिस तरह से इस वाक़े को हैंडल किया गया उसके हवाले से क्या कहेंगे?
जी बैरिस्टर साहब, देखिए बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, एक पाकिस्तानी होने के नाते से, एक खातून होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, मेरे ख़्याल में ये तो इंसानियत के ऊपर एक वार हुआ है और ये ख़वातीन के लिए इतना स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। और मैं इस पे 2-3 बातें करना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि हम सब इस पे अफसरदा हैं और हम सब जो हैं वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती हुई है, लेकिन अगर हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी है और हमें ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान की ख़वातीन महफूज रहें, तो हमें इस चीज़ के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन है और कॉन्फ्रंटेशन है उसको खोलना पड़ेगा। अब इसको छुपाना बंद कर दें कि ये पाकिस्तान में होता है, अब इसको छुपाना बंद कर दें कि माशरे के अंदर ख़वातीन पर मज़ालिम होते हैं। इस पर खुल के बात की जाए, इस पर जितने इदारे इसके अंदर हैं, ख्वाह वो लॉ इन्फोर्समेंट हो, हुकूमती इदारे, रियासत, जुडिशरी, कोर्ट्स, हमारी हर तरह के तालीमी इदारे, सबका एज अ कल्चर, एज अ माशरा, हम सारे इस खातून के मुजरिम हैं। जब तक हम ये बात तस्लीम नहीं करेंगे कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये कल्चरल फिनोमिनन है, इसे रेप कल्चर कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। दूसरी, आपने ये बात की कि इस पर जो रद्द अमल सामने आया, तो दैट इज़ समथिंग, वही बात है कि जब तक आपके इदारे सेंसिटाइज्ड ही नहीं हैं, उनके लिए ख़वातीन की कोई अहमियत ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, तब तक वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ख़वातीन के साथ होने वाले मज़ालिम पे। आपने देखा कि कल एक आला अफसर ने, एक ओहदेदार इंसान ने, जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं पुलिस के, उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, ना उन्होंने मज़म्मत की, ना उन्होंने किसी किस्म की हमदर्दी, किसी किस्म की इंसानियत, कुछ उन्होंने ना अफसोस का इजहार किया। उनका पहला जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ये गई क्यों इस तरह। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पुलिस है, ये है वो पुलिस रिफॉर्म जिसके बारे में बात होती थी। तो आई थिंक कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है, लेकिन साथ ही साथ ये एक समाजी फेलियर है और इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब, बहुत मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि पहले ये जो सेंसिटिविटी के हवाले से जो बात हो रही थी, मैंने भी प्रोग्राम में की, इस पर बात कर लें या फिर पुलिस की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लें, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद भाई, मैंने आपका पूरा प्रोग्राम सुना है और आपका राइट बनता है कि आप एक मीडिया चैनल के रैप होने के हवाले से भी, एंकर होने के हवाले से भी, एक ह्यूमन होने के हवाले से भी, एक पाकिस्तानी होने के हवाले से भी, ये सारा क्रिटिसिज्म जो आपने किया है आप करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम आपका ये चीज़ भी बनती थी कि जो पिछले 3 दिनों के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, हुकूमत पंजाब की तरफ से हो या पंजाब पुलिस की तरफ से हो या लाहौर पुलिस की तरफ से हो, आपको काइंडली उनको भी हाईलाइट करना चाहिए था। अब उन जो पॉजिटिव चीज़ों के हवाले से मैं मेरी बात सुन लें। आपने बड़ा लंबा प्रोग्राम किया है एंटी जना पूरा हुकूमत और पंजाब पुलिस के हवाले से। अब तसल्ली से आपने मेरा हर सवाल के 2-3 मिनट जवाब सुनना है, ठीक है ना? उन पॉजिटिव चीज़ों में आप कम से कम ये बयान कर सकते थे कि कितने जदीद, साइंसी और रवायती तीनों असूलों के मुताबिक में बना के लाहौर पुलिस किस अंदाज से जो है वो काम कर रही है, उसमें पॉजिटिव चीज़ आप बयान कर सकते थे कि किस तरीके से वो 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया कि जो ATM कार्ड जो है उसका इस्तेमाल करने के हवाले से जो जनाब पकड़े गए। आप उन पॉजिटिव चीज़ों में ये भी बयान कर सकते थे कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब जब से वकूआ हुआ है, 3 दिन होने को हैं, उस वक्त से लेके अब तक लम्हा ब लम्हा इस पूरे इशू के हवाले से पंजाब पुलिस से लेके, लाहौर पुलिस से लेके, और फिर जो उन्होंने हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई राजा बशारत साहब, उनसे राब्ते में है। आप पॉजिटिव चीज़ ये भी बयान कर सकते थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत के ऊपर ये कमेटी आज वहाँ पर गई है, राजा बशारत साहब की सरबराही में गई है। होम सेक्रेटरी मोमिन आगा साहब थे, पूरी पुलिस की जनाब आला क़यादत थी, मौके पे उन्होंने वो सारा कुछ किया। इस पे आप ये भी बयान कर सकते थे कि जो 60-70 बंदों की जनाब DNA टेस्ट किए गए हैं, DNA टेस्ट हो रहे हैं, DNA मैचिंग हो रही है, फ्रांसिक जनाब साइंस एजेंसी को जनाब इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये सारी पॉजिटिव चीजें भी कम से कम एहतशाम भाई, आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे, एक सेंसिबल, और आपको इस हवाले से मैं लाइक भी करता हूँ कि आप बाकी एंकर्स के मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपने चलो एक यकतरफा किया, कोई बात नहीं, मुझे इस पे कोई, मैं इस पे वो नहीं कहूंगा, लेकिन ये पॉजिटिव चीजें भी आपको जनाब सारी रखनी थी। और एक चीज और, CCPO की जितनी आपने चीजें रखी हैं, सारे टीवी चैनल्स के अंदर भी आवाम के हवाले से भी जो सेंटीमेंट्स हैं, 100% वही सेंटीमेंट्स वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के हैं, वही सेंटीमेंट्स वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हैं, वही सेंटीमेंट
मेरे हैं, वही आपके हैं, वही हुकूमत के हैं। किसने उसको अप्रिशिएट किया, किसने उसको बकअप किया कि यार तुमने बहुत अच्छा बयान दिया है? इंतहाई गलत बयान दिया, इंतहाई गलत स्टेटमेंट दी। और मैं तो आपको ये बताऊं कि हुकूमत पंजाब तो आज से कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन दे चुकी है, जारी कर चुकी थी कि कोई सरकारी अफसर मीडिया में आके जो है वो कोई बयानबाजी नहीं करेगा। और मैं जाती तौर पे भी इस बात के हक में हूं कि पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर, पार्लिमानी सियासतों के अंदर ये मिनिस्टर्स का काम और पॉलिटिशियन का काम है कि वो अपने जनाब रोजमर्रा के अमूर के हवाले से मीडिया को और पब्लिक को रिप्रेजेंट करें। और उनको आना ही नहीं चाहिए था, पहली बात ये, सीसीपीओ को। फिर आगे से जो बात की 100% गलत की, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर आपको मैं नई इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि इसके हवाले से शोकाज नोटिस उनको जारी हो चुका है, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो चुकी है। और ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत के ऊपर सारा कुछ हुआ है। तो आप बेगम रहे, इस मुजरमों को पकड़ने के हवाले से भी, इन दरिंदों को और इन शैतानों को पकड़ने के हवाले से भी पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस और पंजाब हुकूमत 1% कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, 1%। अच्छा चौहान साहब, आई होप कि अब आपको मुझसे कोई गिला नहीं होगा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप आकर इस मुश्किल सिचुएशन में हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ दे रहे हैं। और ज़ाती तौर पे ज़ाहिर बात है आप तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और आप कोई लॉ मिनिस्टर भी नहीं है, होम मिनिस्टर भी नहीं है। आपने जितनी पॉजिटिव बातों का जिक्र किया कि मैं वो कर सकता था, तो वो आपने कर दी और आपको लेने का मकसद ही है कि आप हुकूमत की नुमाइंदगी करें। दूसरी बात, राजा बशारत साहब के हवाले से आप कह रहे थे कि आज उन्होंने विज़िट किया, लेकिन विज़िट करने के बाद उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस वो दुरुस्त नहीं थी। उन्हें तो इंसिडेंट के टाइमिंग के हवाले से भी नहीं पता था। दूसरा, वो ATM कार्ड्स के हवाले से जो आप कह रहे हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्हें उसके हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो टीम को हेड करें तो किस तरह से करें, किस बुनियाद पे करें, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात आपने ये की कि प्राइम मिनिस्टर साहब के CCPO के बयान के ऊपर यही सेंटिमेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के भी यही सेंटिमेंट्स हैं। तो सेंटिमेंट्स अगर उनके वही हैं जो मेरे हैं या आपके हैं या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि CCPO साहब को शो कॉज नोटिस भी दे दिया। एक तरफ असद उमर साहब कहते हैं जी कि कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। आप लोगों की गवर्नमेंट इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है? आधे लोग कहते हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती। आप मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि शो कॉज नोटिस दे दिया, लेकिन शो कॉज नोटिस देने के बावजूद, मेरा सवाल पूरा सुन लें, लेकिन शो कॉज नोटिस देने के बावजूद द एंटायर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस इज बीइंग कैरिड आउट बाय द CCPO, यानी कि उसको हेड वही CCPO कर रहे हैं। तो अगर आपने शो कॉज नोटिस दे दिया है तो फिर उसको वो हेड कैसे कर रहे हैं? और आखिरी चीज, चलें आप इसका पहले जवाब दीजिए। जी फरमाइए। अच्छा देखें, दो चीजें हैं। आप खुद एक बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं। दुनिया के किसी मुल्क में भी, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड हो या तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता हो, वहां की रियासतों का कानून होता है कि जब कोई सरकारी अहलकार या कोई गैर सरकारी भी कोई किसी जनाब कंपनी या किसी पार्टी के अंदर, हत्ता के पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी, जब तक एक्ट ना हो उसके एक्ट के ऊपर जो है, जो बुरे से बुरा एक्ट हो, बुरे से बुरा अमल हो, उसका तरीकेकार होता है कि उसको शोकाज नोटिस दिया जाता है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, फिर वो एक्सप्लेनेशन का जवाब But despite the show cause notice, he is still in charge of the entire investigation and the rest of the cases in Lahore. चौहान साहब, show cause notice का फायदा क्या है? और भाई तसल्ली से शो कॉज नोटिस का उसी माइंडसेट के साथ वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस को। अब आप सुन रही है, मेरी बात पूरी तो सुन लेना। अब उसने कोई अमल नहीं किया, नौज़-बिल्लाह माज़अल्लाह, ये जो सारा वकूआ हुआ है, उस वकूए के अंदर नौज़-बिल्लाह उसका कोई पार्ट नहीं है। अब जब उसने एक गैर जरूरी और गैर इखलाकी बयान दिया है, जिसको मैं भी कंडेम करता हूं, सारों ने कंडेम किया है, तो उसके ऊपर उससे शोकाज नोटिस देके उससे आगे उसकी एक्सप्लेनेशन लेके उसको सर आपका CCPO खुद कह रहा है, वो चला दिया गया। पहली चीज कह रहा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपका CCPO खुद कह रहा है पाकिस्तान में रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। आपका CCPO चलो इखलाकी इक़्तिदार की बात करते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ, रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो सर CCPO ने करनी है, पुलिस ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है, आपने करनी है सर। यहाँ तो रिट ऑफ प्रोग्राम कोई नहीं है, आप सुन तो लेना। अच्छा, मैंने आपसे आखिरी कमेंट लेना है वक्त में, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे दे दे प्लीज। किया है अब मुझसे चौहान साहब, एक सवाल का और जवाब मेरा सुन रहे, अभी सुन तो लेना सर। एक सवाल का और जवाब दे दें, एक सवाल का और जवाब दे दें। आप अगले 3 मिनट बोलोगे नहीं, क्या सुनो आप, फिर उसके बाद 3 मिनट बोलोगे नहीं, आप सवाल पूछो। आप सवाल सुन लें, आप पूछो, आप सवाल सुन लें। आप कह रहे हैं कि CCPO जो है उसको शो कॉज नोटिस दे दिया है,
पुलिस सही काम कर रही है, लेकिन मुझे ये फरमाइएगा कि सीसीपीओ साहब खुद ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि वो खातून 12:30 बजे डीएचए फेज 6 से निकली है और मैंने सारा प्रोग्राम में दिखा दिया कि 20 मिनट में वो स्पॉट पे पहुंच गई थी। अगर वो 20 मिनट में स्पॉट पे पहुंच गई थी तो 4 बजे तक वो किसी भी हुकूमती इदारे की मदद के बगैर वहां पर मौजूद थी। और एफआईआर जो है वो ये कहती है कि जी 4 बजे के बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। तो ये जो एफआईआर में है कि, और उसमें एफआईआर में लिखा हुआ है कि 3 बजे खातून ने इन्फॉर्म किया। ये कैसे मुमकिन है कि 12:30 बजे, 12:45 बजे एक खातून वहां पे स्टक होती है और वो 3 बजे पहला फोन करती है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। और दूसरा भी मुदई वाली जो बात है कि जिसके बारे में पहले आपकी पुलिस ने लिखा कि ये उनका रिश्तेदार है, अब वो बंदा कह रहा है मैं तो रिश्तेदार हूं ही नहीं, मुझे तो राह चलते हुए पुलिस ने मुदई बना दिया था। तो पुलिस ने अपनी मुदईयत में पर्चा क्यों नहीं दर्ज करी? और अगर मीडिया ना उठाता, चौहान साहब अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, यहां तक ये सिचुएशन 20 टीमें बननी थी जो सीसीपीओ जिक्र करते। अच्छा, मेरी बात अब आपने सवाल इतना लंबा पूछा, अब 3 मिनट मुझे जवाब देने दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि वकूए के फौरन बाद अगर सीसीपीओ ने कोई स्टेटमेंट दिया तो वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होती है, उसके अंदर रिटन मिसल्स लिखी जाती हैं, उसके अंदर तहरीरें होती हैं। ये उसका बयान कोई इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है। वो अगर उसने जनाब एफआईआर कटने से पहले कोई बयान दिया है तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो एफआईआर के अंदर और फिर नेक्स्ट जितनी प्रोसीडिंग होगी अदालत के अंदर हो या आपकी जनाब पुलिस के अंदर हो, कोई वो बयान उसका हिस्सा होगा। वो जस्ट एक बयान था, पहली चीज। दूसरी चीज, बात ये है, अब अंदर की बहुत सी हकायक है जो मैं इस वक्त जानता हूं लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता इस वक्त जना टीवी चैनल पे। एहतशाम भाई, मैं इस वक्त बहुत सी चीजें जानता हूं बीइंग अ तर्जमान पंजाब हुकूमत इस केस के हवाले से जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वो उस तफ्तीश के ऊपर भी असरअंदाज होंगी और वो और बहुत से इश्यूज के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि प्री मैच्योर होंगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़े एहसन तरीके से पंजाब के पुलिस, अगर लाहौर पुलिस ने और पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने 28 मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई हैं, वो 28 मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं। जब आपका सिर्फ डीएनए टेस्ट की रिपोर्टें आ जानी है ना 1-1.5 दिन के अंदर, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और मेरी अल्लाह पाक से उम्मीद है कि ये मसला इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा जब डीएनए टेस्ट के कंपैरिजन होगा और जिन लोगों से लिया गया है, जो उधर से जो ना वो डीएनए का जो ना वो क्ल्यू लिया गया है उस गाड़ी में से और बाकी चीजें। तो जो लोग काम कर रहे हैं जहाँ सुबह दोपहर शाम पिछले 3 दिन से जो ना एक किया हुआ है पंजाब हुकूमत ने, होम डिपार्टमेंट ने, तो कम से कम वो उसको भी अप्रिशिएट करो यार, उनको बकअप करो। बाकी जो गलत है वो हो गया, सीसीपीओ ने गलत बयान दिया है, सारी दुनिया ने उसको थू थू कर दिया, ठीक है यार। अब इस इशू के हवाले से जो पॉजिटिव चीजें हैं उस पर अप्रिशिएट करो। कि बयान गलत दिया है लेकिन उसके बावजूद सीसीपीओ है वो, और भाई उसके बाद शोकाज नोटिस आएगा, एक्सप्लेनेशन होगी, फिर एक सारी चीज होगी। अब जो असल चीज है जिसके ऊपर सारे काम हो रहे हैं उस पर अप्रिशिएट करो यार। लोग इस वक्त लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, फोरेंसिक साइंस एजेंसी लगी हुई है, डीएनए के इस हवाले से जदीद साइंसी तरीके से मामला चला रहे हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी चीजें ना चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आखिरी मेरे पास चंद सेकंड्स है नायाब, सॉरी मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सका, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क जरूर दीजिएगा प्लीज। जी बैरिस्टर साहब, मैं सिर्फ क्लोजिंग रिमार्क्स ये कहना चाहूँगी कि इसी से इनके रवैये का अंदाज़ा लगा लें कि मजम्मत करने की बजाय इन्होंने इतने इनसेंसिटिव रिमार्क्स दिए हैं कि हमें पैट ऑन द बैक दी जाए बेयर मिनिमम करने के लिए जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया, हमारे दिल रो रहे हैं, औरतें जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, यहाँ पे हम अफसुर्दा हैं। और चौहान साहब ये कह रहे हैं कि आप अप्रिशिएट करें, आप पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं। हम क्यों पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं जब इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई है? आप हमें गिन के बताएं कि आपने पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए, वो ख़ास तौर पे औरतों के लिए क्या किया है, उनको महफूज बनाने के लिए इस माशरे के अंदर, और आप अप्रिसिएशन मांग रहे हैं इस तरह के वक्त पे। और आखिरी बात, जो कंडेम करने का ये कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। किसी ने इमीडिएटली इसको कंडेम नहीं किया, हुकूमती नुमाइंदों ने उनका साथ दिया, उस चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उसके बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड बना, उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया। और अभी भी उन्होंने ये कहा है जस्ट एक बयान था। ये जस्ट एक बयान नहीं था, ये एक आला अफसर की जहनीत की अक्कासी करता है कि वो क्या सोचते हैं ख़वातीन के बारे में, कि रात को अगर कोई खातून अकेली जाए तो उसका क्या अंजाम होना चाहिए इस माशरे में। तो इन चीज़ों पे इनको गौर करना चाहिए, और हम तब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे जब तक कोई कॉन्क्रीट चेंजेस नहीं होंगे ख़वातीन के लिए।
बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज़ाद, कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए।